नमस्कार साथियों, आज आपके बीच फिर से उपस्थित है ज्वलंत मुद्दे पे आपसे मुखातिब हुए हैं। साथ में है हमारे मित्र यशवंत वर्मा और मैं सोहनलाल काकोली। कहते हैं साथियों की पुनः आपा ध्यान रखो, पुनः आपा ध्यान रखो, मायड़ भाषानो मान रखो, रेवो मुल्क में कटी पर दिल में हमेशा राजस्थान रखो, दिल में हमेशा राजस्थान रखो। साथियों, जय राजस्थान, जय भारत। बहुत समय बाद में आपसे फिर मुलाकात हो रही है। अभी वर्तमान में हमारे देश के अंदर एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, अरावली। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया कि 100 मीटर से नीचे जो भी ऊंचाई की पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, उनको पर्वत ना माना जाए, पहाड़ ना माना जाए। तो इसी के कारण क्या है, अरावली की जो उपस्थिति है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि अरावली का अस्तित्व क्या है, अरावली किसे माने और किसे ना माने। उत्तर भारत की मुख्यतः एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक सभ्यता है और इसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी बनता है। अरावली पर्वतमाला जो हमारी श्रृंखला है, जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली की रायसीना हिल्स तक ये फैली हुई है। हाँ, मैं एक बीच में बता देता हूँ, जो राष्ट्रपति भवन है हमारे देश का, वो अरावली का जो अंतिम छोर है, अंतिम बिंदु जो दिल्ली में खत्म होती है, रायसीना हिल्स, उस पर स्थित है, बना हुआ है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग ये 800 किलोमीटर की लंबाई में लगभग फैली हुई है। ये इसका लगभग 70 से 85% 80% एरिया लगभग राजस्थान से गुजरा है, मुख्यतः राजस्थान से गुजर रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला वैसे तो हिमालय से भी पुरानी श्रृंखला है और इसके बारे में बताते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी जो पहाड़ियां है उनमें से एक है। मतलब उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये कहते हैं कि लगभग 260 करोड़ वर्ष पूर्व पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के तकरीबन 37 जिलों में फैली हुई है अरावली। आज हम जो चर्चा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, आज हम चर्चा करेंगे कि अरावली हमारे मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी है, क्या इसका उपयोग है और अगर इसका अस्तित्व पर जो खतरा मंडराता है तो इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में आज विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। अरब सागर से जो मानसून आता है तो इसके कारण से पूरी तरह नहीं तो आंशिक रूप से राजस्थान के अंदर इससे बारिश होती है। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है शरद ऋतु के अंदर, जिसको माउट भी बोलते हैं राजस्थान में, तो शरद ऋतु में बारिश होती है, पूरी तरीके से वो अरावली पर्वतमाला की वजह से ही हमारे राजस्थान में इधर बारिश होती है। हमारे राजस्थान के अंदर बारिश सूखा पड़ने के बहुत ज्यादा चांस है। और आपको पता है कि शरद ऋतु में हमारे गेहूं, जो सरसों, ये ऐसी फसलें हैं जो कि वर्षा ऋतु में होने वाली बारिश पे ही डिपेंड है। बारिश तो होती नहीं है। नहीं, राजस्थान की मुख्य कृषि वो अभी भी काफी हद तक बारिश पे ही निर्भर। उसकी उपयोगिता वन्य जीव संरक्षण, वनस्पति संरक्षण और जलवायु संरक्षण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जो मुख्यतः अरावली क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। बहुत सारे औषधीय पौधे हैं जिनका बहुत ही मेडिसिनल उपयोग है, वो भी मुख्यतः अरावली के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ही भारी नुकसान होगा। और जो वन्य जीव है, जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही है, एक तरीके से ये जो पहाड़ है उनका घर है, ये उनका आवास है। अगर ये नहीं होगा तो वन्य जीव क्या करेंगे, मानव जो जहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर आएंगे, उनके आवास पे आएंगे, अटैक करेंगे ऊपर। तो ये हमारी जो समस्याएं हैं, वन्य जीवों की जो समस्याएं हैं, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अरावली का अगर क्षरण होता है या उसकी समाप्ति होती है तो जो वन्य जीव और मानव जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं फिर से बहुत ही अपने बढ़ जाएगा, अपने चरम पे पहुंच जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो बात है ये है कि थार का रेगिस्तान पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेगा। आज अगर हम चर्चा करें और इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें, अरावली की श्रृंखला जो है जहां जहां से ये गुजर रही है उससे पश्चिम के साइड में थार है और वो आज तक बढ़ा नहीं आगे। उसका कारण कहीं ना कहीं अरावली पर्वतमाला, मतलब अरावली एक दीवार का काम है। दूसरी चीज आती है जल संरक्षण और जल पुनर्भरण। जल संरक्षण तो ऐसा रहता है कि पहाड़ों से जो पानी आता है तो इसकी वजह से पानी का भराव क्षमता बढ़ती है और जो पृथ्वी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है कि अरावली का जो पर्वत है वो उसके स्ट्रक्चर हिसाब से वो पोरस माना जाता है, कि उसमें क्या होता है, बूंद बूंद पानी छणकर या भरकर जमीन में समाता है, रमता है। उससे क्या होता है, वाटर लेवल बरकरार रहता है, हार्वेस्टिंग मान लो, रिसाइकलिंग मान लो, और प्योरिटी भी बरकरार रहती है। वो उत्तर भारत, मैं तो कहूँगा उत्तर भारत इवन पूरी पृथ्वी के लिए या जिस एरिया के आसपास है उसके लिए एक बहुत बड़ा जो जलवायु के साथ वायु प्रदूषण उसको कंट्रोल करती है,
क्योंकि ये जो पूरी ग्रीनरी है इसके कारण ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा बना रहता है, प्रदूषण को ये कंट्रोल करती है। मुख्यतः जो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का जो एरिया है उसके अंदर जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है उसमें अरावली का बहुत बड़ा उपयोग है। कि अरावली के ऊपर जो बांध बने हुए हैं बड़े बड़े, आपको पता होगा राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बीसलपुर बांध है, जो कि दो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। दो पहाड़ियों के बीच में रोक करके उसमें बनाने में ज्यादा समस्या नहीं आई, क्योंकि दो पहाड़ी तो पहले से ही है और फिर उनका जल भराव, तो अगर ये पहाड़ियां नहीं होगी तो ऐसे बड़े बड़े बांध कैसे बने। हाल ही और में एक बांध और बन रहा है, इसरदा डैम, सरदार डैम, वो भी पहाड़ियों के बीच में बन रहा है। तो ये आपको भी पता है कि जल संरक्षण ऐसे बढ़ रहा है, और इससे जैसे यशवंत ने बताया है कि बांध जो बिशनपुर बांध है वो राजस्थान का सबसे बड़े बांध है, और राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है उसके आसपास के जो 8-10 डिस्ट्रिक्ट है उसमें मुख्यतः पेयजल की जो स्रोत है वो वही है। अरावली जो है वो अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। जैसे लूनी नदी, हाँ, लूनी है, बनास है, साबरमती है। ये जो अनेक नदियां हैं ये अगर अरावली नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं ये नदियां भी सूख जाएगी, और नदियां सूख जाएगी तो जल की जो उपलब्धता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी, और पेयजल संकट और कृषि के लिए जल की उपलब्धता खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत ही एक विकराल स्थिति होगी। अरावली नहीं होने के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जिससे मुख्य तौर पे जो है होगा प्रदूषण, क्योंकि अरावली अगर हटाई जाएगी तो वहां पे इंडस्ट्रीज बनेगी, रोड्स बनेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, और अर्बनाइजेशन जब होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन, हर तरह से पोल्यूशन बढ़ता है, जो कि पारिस्थितिक तंत्र या बायोडाइवर्सिटी जो होती है, नेचुरलिटी होती है, उसको इम्पैक्ट करती है, और वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत हानिकारक है। खनन में जो यूज किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, उससे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों बढ़ेगा, और इसी कारण जल प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। तो आपने जैसे बात बता दी कि तीनों जो प्रदूषण है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा मिट्टी का कटाव जैसे यशवंत ने अभी बोला खनन, तो ये एक बड़ा इश्यू हो जाएगा कि आज वर्तमान में जब भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा अनेक कानून है, अनेक नियम है, तब भी तकरीबन माना जा रहा है कि लगभग 22% अरावली, 22% अरावली लगभग लुप्त प्राय हो चुकी है। अगर ऐसा हो जाता है तो अरावली का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा, और अवैध खनन, भूमाफिया, ऐसी अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जगह जगह पे सिंक होल बन जाए। सिंक होल आप जानते होंगे कि खनन से गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिससे कि पहाड़ का खिसकने का और गिरने का डर रहता है, गहरे गड्ढे बढ़ जाते हैं, कटाई शुरू हो जाएगी। अभी तो रोक लगी हुई है, वनों की कटाई नहीं कर सकते, फिर वनों की कटाई शुरू हो जाएगी। भारत देश में वैसे भी वन क्षेत्र वो बहुत कम है, तकरीबन 19% ही है, आइडियली लगभग 33% होना चाहिए। तो हम सबकी गुजारिश है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, बायोडाइवर्सिटी, इसको बरकरार रखा जाए और अरावली को बचाया जाए। हम भारत सरकार और राजस्थान सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इस बारे में एक बार पुनर्विचार करें और अरावली को बचाएं। ये हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। को बचाना मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। वन्य जीवों का संरक्षण हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एक तरीके से धरती का एक श्रृंगार है। तो अगर श्रृंगार अगर धरती का अगर कम होगा तो निश्चित रूप से वन्य जीवों और प्राणियों पे बहुत गहरा इफेक्ट हमार क्योंकि हम अगर नए प्लांटेशन, नए पहाड़, नई नदियों नहीं बना सकते या उत्पन्न नहीं कर सकते, तो जो हमारे पास है, ईश्वर की दी हुई जो चीजें हैं उनका हम संरक्षण करें, उनका हम बचाव करें, उनका हम रक्षण करें। आप सभी से अनुरोध है एक बार सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय जय राजस्थान, रावली। जय रावली।